दोस्तों, लर्न विथ विकास के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जो है फंडामेंटल राइट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट मूल अधिकार के बारे में पढ़ रहे थे। तो उसका आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 39 में बोल रहा है कि निवारक निरोध के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों, हम पहले जानेंगे कि निवारक निरोध क्या होता है। तो निवारक निरोध अधिनियम को जो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट कहते हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट कहते हैं। इसकी चर्चा जो है संविधान के अनुच्छेद जो है 22 में किया गया। तो जो निवारक निरोध अधिनियम जो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट है, इसकी चर्चा संविधान के अनुच्छेद 22 के सब सेक्शन 4 में किया गया है। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को सजा देना नहीं बल्कि अपराध करने से रोकना है। इस कानून के तहत पुलिस शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए अधिकतम 3 महीने तक गिरफ्तार या नजरबंद कर सकती है। तो दोस्तों, यह कानून जो है निवारक निरोध अधिनियम, यह किसी व्यक्ति को जो है अपराध के बाद नहीं दिया जाता है, यह अपराध को रोकने से पहले ही दिया जाता है। जैसे आप लोग देखते होंगे कि किसी नेता के भड़काऊ बयान से किसी नेता को कहीं जाने से रोकने के लिए जो है पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है और कहीं ऐसे जगह रख देती है कि वहां के जो जनता होते हैं जान नहीं पाते हैं। तो इसी को जो है निवारक निरोध अधिनियम कहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को जो है मैक्सिमम 3 महीने तक जो है नजरबंद या अपने पास रखा जा सकता है। तो इसका कथन फर्स्ट है, यह संविधान के इसका कथन फर्स्ट यह संविधान के अनुच्छेद 22 में उपबंधित है। तो ये हाँ, यह सही है। एक बार में सरकार हिरासत में लिए गए व्यक्ति को 3 माह तक रोक सकती है। तो जी दोस्तों, अगर कोई निवारक निरोध अधिनियम प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत कोई व्यक्ति अगर हिरासत में आ गया तो वो मैक्सिमम 3 महीने तक रह सकता है। यह संविधान निर्माताओं द्वारा कथन 3, यह संविधान निर्माताओं द्वारा नया विचार दिया गया था। तो नहीं, यह संविधान निर्माताओं द्वारा दिया गया विचार नहीं था। तथा फोर्थ, निवारक निरोध के अंतर्गत कैद किया गया व्यक्ति उच्चतम तथा उच्च न्यायालय को शिकायत करने के लिए अधिकृत नहीं है। तो ये गलत है। जो निवारक निरोध के अंतर्गत जो भी व्यक्ति कैद हुआ है वह उच्चतम या उच्च न्यायालय में जो है इसकी शिकायत कर सकता है। इसमें बोल रहा है कि नहीं कर सकता, तो ये गलत है। तो इसका जो है कथन 1 एवं कथन 2 दोनों सही है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। तो इसमें कथन 1 एवं कथन 2 दोनों सही है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। तो निवारक निरोध के संबंध में अनुच्छेद 22 में उपबंध है। निवारक निरोध के अधीन गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को वह अधिकार तथा संरक्षण नहीं प्रदान किया जाएगा जो सामान्य विधि के अंतर्गत किए गए व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। निवारक निरोध विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए किसी व्यक्ति को तब तक 3 माह से अधिक तक की अवधि के लिए निरोध में नहीं रखा जा सकता है जब तक सलाहकार परिषद यह प्रतिवेदन न दे कि निरोध के लिए पर्याप्त कारण है। तो कोई भी व्यक्ति अगर निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत अरेस्ट किया जाता है तो वह 3 महीने तक रखा जा सकता है, तब तक नहीं रखा जाएगा। अगर इसे 3 महीना एक्सटेंड भी कराना होगा तो उसे जो है रीजन बताना पड़ेगा कि यह व्यक्ति इतना डेंजरस है, इसको और जो है दिन तक रख सकते हैं। तो वह जो है 3 महीना तक बढ़ाया जा सकता है। तो सलाहकार परिषद का गठन ऐसे व्यक्तियों से होगा जो या तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो। तो जो यह सलाहकार परिषद होगा उसके सदस्य जो होंगे, जो ये बोलेगा सलाहकार परिषद की नहीं इसका जो है समय बढ़ाया जा सकता है, तो वह उस सलाहकार परिषद के जो सदस्य होंगे या तो वह जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यता रखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को मुकदमा चलाए बिना बंदी बनाकर रखा जा सकता है। तो दोस्तों, जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है यह आर्टिकल 22 के सब सेक्शन 4 में बताया गया है। यह जो है अपराध करने के बाद अपराधी को नहीं दिया जाता है बल्कि अपराध होने से रोकने के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट लाया गया है। तो यह जो है इसमें अगर कोई व्यक्ति अरेस्ट किया जाता है तो उसे जो है मैक्सिमम 3 महीने तक रखा जा सकता है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यक्ति को उसके जीवन तथा वैयक्तिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर अन्य किसी प्रकार से वंचित नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया? तो पूछ रहा है दोस्तों कि कोई भी व्यक्ति है उसके जीवन या वैयक्तिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा, मतलब उसके जीवन या जो उसका व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उसको विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही रोक लगाया जा सकता है। विधि इसके अतिरिक्त विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त छोड़कर किसी प्रकार से वंचित नहीं किया जा सकता, मतलब कि बिना लॉ के उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता को उससे वंचित नहीं किया जा सकता है। तो पूछ रहा है कि यह किस अनुच्छेद में बताया गया? तो
दोस्तों जो है यह जो है अनुच्छेद 21 में बताया गया है। 21 को जो है जीवन जीने का अधिकार बोलते हैं। तो आर्टिकल 21 में बोला गया कि किसी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर अन्य किसी प्रकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। तो इसका जो है ऑप्शन सी होगा, आर्टिकल 21। जब आर्टिकल 21, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। निम्नांकित में कौन सा मौलिक अधिकार निवारक निरोध द्वारा अवरोधित होता है? तो जो समानता का अधिकार है, यही जो है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार तथा जो है व्यक्तिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो जो स्वतंत्रता का अधिकार होता है दोस्तों, यही जो है निवारक निरोध अधिनियम द्वारा अवरोधित होता है, क्योंकि जो स्वतंत्रता का अधिकार में हम कहीं भी जा सकते हैं, घूम सकते हैं, हम कहीं भी निवास कर सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं। बट इसमें निवारक निरोध में जो है व्यक्ति को जो है कहीं छिपा दिया जाता है और मैक्सिमम 3 महीने तक व्यक्ति को किसी से मिलने नहीं दिया जा सकता है। तो इसीलिए इसके स्वतंत्रता के अधिकार का हनन होता है। तो यही स्वतंत्रता के अधिकार को अवरोधित करता है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार निवारक निरोध अधिनियम द्वारा अवरोधित हो जाता है। इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को अपराध करने के पूर्व ही गिरफ्तार किया जाता है और 3 महीने तक उसे निरोध में रखा जा सकता है। जब तक कोई व्यक्ति निरुद्ध है तब तक उसके मौलिक अधिकार निलंबित रहते हैं। तो कोई व्यक्ति जब तक 3 महीने तक निरुद्ध है तो उसके जितने भी मौलिक अधिकार हैं वह जो है निलंबित होते हैं, सिर्फ जीवन जीने का अधिकार को छोड़कर के, जो कि आर्टिकल 21 में बताया गया है। तो निम्नांकित में कौन सा अनुच्छेद श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी न दिए जाने से अतिलंघित करता है? तो पूछ रहा है कि निम्नांकित में ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी न दिए जाने का अतिलंघित करता है? तो वह जो है आर्टिकल 23 है। यह जो है बलात्श्रम, किसी को फोर्सफुली हम काम नहीं कराया जा सकता है, किसी भी आदमी को फोर्सफुली काम नहीं कराया जा सकता, यह आर्टिकल 23 में बोला गया है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। तो कौन सा आर्टिकल 23 है जिसमें श्रमिकों को, जो मजदूर हैं, उनको पर्याप्त मजदूरी दिए जाने की बात करता है। तो अनुच्छेद 23 के सब सेक्शन 1 के अनुसार मानव का दुर्व्यापार, बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य बलात्श्रम प्रतिषिद्ध किया जाता है और इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। इस प्रकार अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार तथा बलात्श्रम का प्रतिषेध करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के निम्नलिखित में कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा, किसी अन्य परिसंकट में नियोजन हैजार्डुअस एम्प्लॉयमेंट में भी नहीं लगाया जाएगा। तो यह पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें बोला गया कि किसी भी बालक को जो है किसी खतरनाक जगह या जो खान होता है उसमें जो है काम के लिए नहीं लगाया जाएगा और उस बालक की आयु जो है 14 वर्ष है। तो यह जो है पूछ रहा है कि ऐसा किस अनुच्छेद में बोला गया। तो दोस्तों ऐसा संविधान के आर्टिकल 24 में बोला गया। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, आर्टिकल 24। तो शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता है या किसी अन्य परिसंकट में काम में नहीं लगाया जा सकता। तो दोस्तों जो हमारे संविधान का आर्टिकल 24 है, यह बोलता है कि जो 14 वर्ष से कम आयु के लड़के हैं उनको किसी खतरनाक जगह काम के लिए नहीं लगाया जा सकता, अतः उन्हें किसी जो खतरा वाला जगह है वहाँ एम्प्लॉय के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता। यदि ऐसा करता है कोई तो वह दंडनीय अपराध है। तो ऐसी बात आर्टिकल 24 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? तो जो भारतीय संविधान है पूछ रहा है कि निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध जो है बात करता है। तो जो है दोस्तों बच्चों, जो अनुच्छेद 23 है इसमें भारतीय नागरिकों को शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है, जिसके अनुसार मानव का दुर्व्यापार तथा बालात लिया गया श्रम निषिद्ध ठहराया गया है, जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है। इसके अतिरिक्त जो है अनुच्छेद 24 में कारखानों, खदानों या परिसंकट में जगह पर जो है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नहीं लगाया जा सकता है। तो इसमें जो है बच्चे जो हैं, जो बच्चे हैं उनको, उनके लिए जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार एवं जो स्त्रियां हैं उनकी बात की गई है, जो सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन जो है उसमें कहा गया, जबकि जनजातियों एवं दलितों ऐसा कोई नहीं है। तो इसका जो है ऑप्शन 1 एवं 2 दोनों सही होगा। तो केवल कथन 1 एवं 2 है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, कथन 1 एवं 2 है।
तो अनुच्छेद 23 में भारतीय नागरिक को शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया, जिसके अनुसार मानव का दुर्व्यापार तथा बलात् लिया गया श्रम निषिद्ध ठहराया गया है, जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है, पूछ रहा है दोस्तों कि जो क्वेश्चन नंबर 14 है, ये पूछ रहा है कि 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। तो पूछ रहा है कि यह शिक्षा का अधिकार जो ऐसे बच्चे जिनकी आयु 6 एवं 14 वर्ष के बीच है, उनको जो शिक्षा का अधिकार है वह वह जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में सम्मिलित है, कि मूल अधिकार में सम्मिलित है, कि सांविधिक अधिकार है, कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यह जो है मूल अधिकार में सम्मिलित है। दोस्तों जो है 86वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 2002 था, तो जो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 था, उसमें जो है 6 वर्ष से एवं 14 वर्ष के आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया गया, जो कि मूल अधिकार के जो आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 21 के क में जोड़ा गया। तो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा फंडामेंटल राइट जो 21 है, जो जीवन जीने का अधिकार है, उसके सब सेक्शन क या ए में ऐसा बात कहा गया कि जो 6 वर्ष से 14 वर्ष के बीच के बच्चे हैं उनको शिक्षा का अधिकार दिया जाएगा। तो यह जो है मूल अधिकार है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, यह एक मूल अधिकार है। तो 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार है। अनुच्छेद 21 के अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा, जैसा विधि द्वारा उपबंधित है। यह अनुच्छेद 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का लक्ष्य शिक्षा को मुफ्त तथा अनिवार्य बनाना, उन बच्चों के अधिकार के निहित जो, तो पूछ रहा है कि जो शिक्षा का अधिकार है, जो आरटीई राइट टू एजुकेशन, जो आरटीई राइट टू एजुकेशन एक्ट आया था, यह 2009 में आया था। तो इसमें बोल रहा है कि जो लक्ष्य था कि शिक्षा को मुफ्त एवं अनिवार्य बनाना, यह किस स्तर के बालकों को बोला गया था, कि प्राथमिक स्तर की, माध्यमिक स्तर की, उच्चतर माध्यमिक स्तर, ये स्नातक स्तर। तो दोस्तों जो है शिक्षा का अधिकार जो आरटीई राइट टू एजुकेशन अधिनियम 2009 में आया था, यह जो है प्राथमिक स्तर के बच्चों को जो है शिक्षा निःशुल्क प्रदान करने की बात कही गई थी। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, प्राथमिक स्तर, प्राइमरी लेवल। तो जो है शिक्षा निःशुल्क एवं अनिवार्य का अधिकार अधिनियम 2009 का लक्ष्य प्राथमिक स्तर तक के बच्चों को मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना है। इस अधिनियम के लागू होने से 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को अपने नजदीकी विद्यालय में निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा पाने का कानूनी अधिकार मिल गया। तो जो है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है। तो पूछ रहा है कि जो धार्मिक स्वतंत्रता है उसके अधिकार के अंतर्गत जो प्रावधान है वह सम्मिलित है। तो जो अनुच्छेद 25 है दोस्तों, आर्टिकल 25 में बोला गया है कि के तहत अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता है, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। इसके साथ ही धार्मिक आचरण के संबंध किसी लौकिक क्रियाकलाप पर राज्य द्वारा विनियमन तथा निर्बंधन, विशेषकर समाज सुधार के दृष्टिकोण से तथा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल है। तो जो है धर्म प्रचार करने की स्वतंत्रता आर्टिकल 25 में बोला गया। सिखों को कृपाण धारण करने तथा रखने का अधिकार, ये भी जो है आर्टिकल 25 में बोला गया है। राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण, तो जो राज्य है वह धर्म के लिए जो है समाज सुधारक विधि का निर्माण कर सकते हैं। तो यह जो है कथन 3 भी सही है। तथा धार्मिक निकायों के लोगों का धर्म परिवर्तन का अधिकार, नहीं, ये गलत है। कोई भी व्यक्ति जो है अगर कोई धर्म मानता है तो वह अंतःकरण अंदर से स्वीकार कर सकता है, किसी को फोर्सफुली कोई धर्म परिवर्तन नहीं कराया जा सकता है। तो यह जो है 4 गलत है। तो इसका कथन 1, 2, 3 सही है। तो कथन 1, 2, 3 इसका ऑप्शन ए सही है। तो अनुच्छेद 25 के तहत अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। इसके साथ ही साथ धार्मिक आचरण से संबद्ध किसी लौकिक क्रियाकलाप पर राज्य द्वारा विनियमन या निर्बंधन, विशेषकर समाज सुधार की दृष्टि से तथा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल है। तो मद्रास बनाम चंपकम दोराय राजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया। तो पूछ रहा है कि जो मद्रास
राज्य बनाम चंपकय द्वारा राजन है, इसके मुकदमे में जो है भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के परिणाम स्वरूप जो है निम्नलिखित में किस मौलिक अधिकार में संशोधित किया गया। तो दोस्तों जो मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराय राजन जो 1951 में आया था, मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य को क्रमशः सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े एवं हुए नागरिकों के एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए स्त्रियों एवं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार दिया गया। तो यह जो है भेदभाव के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। तो जो है मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराय राजन जो 1991 के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य को क्रमशः सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए स्त्रियों एवं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार दिया गया है। उनके विकास एवं गरिमा में जीवन के लिए राज्य उनको विशेष सुविधा मुहैया कराएगा। तो जो है कथन ए, राज्य 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। तो ये सही है। ये राइट टू एजुकेशन आरटीई अधिनियम जो 2009 में आया था, जिसे जो है फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 21 के सबसेक्शन 4 में जोड़ा गया था। इसमें बोला गया था कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनमें जो है उनको जो है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान किया जाएगा। तो इसका कथन ये सही है। कारण आर, एक प्रजातांत्रिक समाज में शिक्षा का अधिकार मानव अधिकार के रूप में विकास के अधिकार की व्याख्या है के लिए अपरिहार्य है। तो जो एक प्रजातांत्रिक समाज में शिक्षा का अधिकार मानव अधिकार के रूप में विकास के अधिकार की व्याख्या के लिए अपरिहार्य है। तो कारण आर बोलता है कि कोई भी प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक समाज है जिसमें शिक्षा का अधिकार मानव अधिकार के विकास, जो मानव अधिकार का विकास उसमें व्याख्या के लिए बहुत जरूरी है। तो कारण आर भी सही है। तो कथन ए एवं कारण आर दोनों सही है। तो जो है इसका ऑप्शन ए सही होगा। कथन ए एवं आर दोनों सही है तथा ए का सही स्पष्टीकरण आर है। तो जो है अनुच्छेद 21 का में जो उपबंधित है कि राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य विधि द्वारा अवधारित करे निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। एक प्रजातांत्रिक समाज में शिक्षा का अधिकार मानव अधिकार के रूप में विकास के अधिकार की व्याख्या के लिए अपरिहार्य बहुत जरूरी है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है। तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में ऐसा कौन सा मानव अधिकार है जो भारतीय संविधान के अंतर्गत जो है मौलिक अधिकार है। तो जो है सूचना का अधिकार, जो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया गया। संविधान के अनुच्छेद 21 का अंतः स्थापित कर यह व्यवस्था की गई कि राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से शिक्षा राज्य विधि द्वारा अवधारित करे निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा किया जाएगा। तो जो आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 21 के ए में बोला गया है कि जो ऐसे बच्चे जो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 आया, उसमें बोला गया कि ऐसे बच्चे जिनकी आयु 6 से 14 वर्ष है उनको जो है निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड कराया जाएगा। जैसा राज्य निश्चित समझे उनको जो है फ्री शिक्षा प्रोवाइड कराया जाएगा। तो पूछ रहा है कि इसमें कौन सा मौलिक अधिकार है। तो जो शिक्षा का अधिकार है जो कि संविधान के आर्टिकल 21 के ए में 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया, यह जो है फंडामेंटल राइट है। बाकी सूचना का अधिकार जो है कानूनी अधिकार है एवं काम का अधिकार जो है यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आता है। मकान का अधिकार ये भी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आता है, डीपीएसपी में आता है। तो जो है 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया गया। संविधान में अनुच्छेद 21 का अंतः स्थापित कर यह व्यवस्था की गई कि राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य विधि द्वारा अवधारित करे निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। उपरोक्त प्रावधानों के परिपालन हेतु निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 को आया तथा 1 अप्रैल 2010 में लागू हुआ। तो जो आरटीई है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में आया तथा यह लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 को।
पूछ रहे हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण से संबंधित है। तो पूछ रहे हैं कि ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण के संबंध में है। तो आर्टिकल 29 जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 29 के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति उसे बनाए रखने का अधिकार है। तो जो अल्पसंख्यक वर्ग है वो अपनी भाषा, लिपि एवं संस्कृति उसको जो है बनाए रख सकते हैं। तो ये ऐसा जो है आर्टिकल 29 में बोला गया, तो इसका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 32 में डॉक्टर अंबेडकर ने इसकी आत्मा कहा था। तो जो संविधान का आर्टिकल 32 है जिसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं, इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आत्मा कहा था। तो ये कथन ए सही है। तथा अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान है। तो कारण आर भी सही है। अगर आपके किसी फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो आप सीधे जो है सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तथा सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अनुसार 5 रिट जारी करेगा। तथा अनुच्छेद 226 के अनुसार हाई कोर्ट जो है ये भी 5 प्रकार के रिट जारी करेगा। यह जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार में बोला गया। तो जो है कथन ए एवं आर दोनों सही है। ए का सही स्पष्टीकरण जो है आर है। तो इसका ऑप्शन ये सही होगा। तो संविधान के अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान की आत्मा और हृदय है, जिसके बिना संपूर्ण संविधान ही अर्थहीन है। तो अगर आर्टिकल 32 एवं आर्टिकल 126 जिसमें हाई कोर्ट को जो है रिट जारी करने का अधिकार है, तो यह हटा दिया जाए तो संविधान अस्तित्वहीन हो जाएगा। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बोला था कि जो आर्टिकल 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, यह संविधान की आत्मा एवं हृदय है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान का हृदय एवं आत्मा बोला गया था। तो जो आर्टिकल 32 है इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आत्मा एवं हृदय बोला था। तो इसका ऑप्शन भी सही है। निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर द्वारा संविधान का आत्मा कहा जाता है। तो जो संवैधानिक उपचार का अधिकार है आर्टिकल 32 में बोला गया, इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जाते हैं। तो जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है इसका ऑप्शन ए सही होगा। उसे जो है संविधान के आर्टिकल 32 में प्रवर्तित किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत एक व्यक्ति को अपने मूल अधिकारों के उल्लंघन के लिए उपचार पाने का अधिकार है। तो आर्टिकल 32 में बोला गया कि कोई भी व्यक्ति अपने मूल अधिकार का यदि उसका हनन होता है तो वह सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। तो ये ऐसा जो है आर्टिकल 32 में बोला गया। तो इसका ऑप्शन डी सही हो। मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है। अगर किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट का जो है हनन होता है तो वह सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। आर्टिकल 32 के अनुसार इसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार बोला गया है। इसे संविधान के हृदय एवं आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। तो जो मौलिक अधिकारों का संरक्षक उच्चतम न्यायालय होता है, अनुच्छेद 13(2) के अनुसार राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है। इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। अनुच्छेद 32 तथा 226। तो 226 में हाई कोर्ट की बात कहा गया तथा 32 में जो है सुप्रीम कोर्ट एससी की बात की गई है। तो आर्टिकल 32 एवं आर्टिकल 226 के अंतर्गत क्रमशः उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को रीट निकालने की शक्ति प्रदान की गई है, जिसके द्वारा मौलिक अधिकारों का संरक्षण किया जाता है। मूल अधिकारों के प्रवर्तन संबंधी मामले उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं। तो जो है केंद्र एवं राज्यों के बीच विवाद, राज्यों के परस्पर विवाद तथा मूल अधिकारों का प्रवर्तन। तो जो मूल अधिकारों का प्रवर्तन आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट की बात कही गई है तथा आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट की बात की गई है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। मूल अधिकारों का प्रवर्तन उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के अधिकारिता में आते हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा।
निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में ऐसा कौन सा पोस्ट है जिसमें संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? भारत के सभी न्यायालयों को, संसद को, या राष्ट्रपति को, या सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों को बोला गया है? तो इसमें जो है जो है कि निम्नलिखित में पूछ रहा है कि कौन से मामले उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? तो जो है मूल अधिकारों का जो प्रवर्तन है यह उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं। तो जो उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता आर्टिकल 32 के अंतर्गत आता है, तथा उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट होता है उसका अधिकारिता आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट की बात की गई है, तथा आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट की बात की गई है। तो जो है सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के बीच, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। निम्नलिखित में से किस रीट आलेख का शाब्दिक अर्थ होता है दावा की वैधता की जांच पड़ताल करना? तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा रीट है जिसका शाब्दिक अर्थ है कि जो दावा किया गया है उसकी वैधता की जांच की जा सकती है? तो ये इसका जो है अधिकार परीक्षा अभिलेख में ऐसा बोला गया, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। अधिकार परीक्षा को वारंटो एक कार्यवाही है जिसके द्वारा न्यायालय लोक पद पर किसी व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच कर सकती है। तो जो को वारंटो है यह एक कार्यवाही है, इसके द्वारा न्यायालय किसी भी लोक पद पर कोई व्यक्ति बैठा उसकी जांच कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार क्या है? तो जो भारतीय संविधान का जो अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है उसे जो है कानूनी अधिकार बना दिया गया है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। भारतीय संविधान ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार में सम्मिलित किया था, लेकिन संसद ने 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद जो 19(1) के च एवं अनुच्छेद 31 को मूल अधिकार के अध्याय से हटा दिया गया है। संपत्ति का अधिकार अब संविधान के भाग 12 के अध्याय 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 300 के तहत एक सांविधिक एवं वैधानिक कानूनी अधिकार बना दिया गया, मूल अधिकार नहीं। चूंकि इसका उल्लेख संविधान में किया गया इसलिए इसे जो है संवैधानिक अधिकार बोला जाता है। तो जो संपत्ति का अधिकार है दोस्तों वह संविधान के भाग 12 के अध्याय 4 के अनुच्छेद 300 के तहत एक सांविधिक एवं वैधानिक अधिकार है। इसे जो है संवैधानिक अधिकार नहीं बोला जाता है, यह एक संवैधानिक अधिकार है। तो पूछ रहे जो दोस्तों संपत्ति का अधिकार है मौलिक अधिकार है कि नैसर्गिक अधिकार है कि वैधानिक अधिकार है कि कानूनी अधिकार है? तो जो संपत्ति का अधिकार है दोस्तों वह जो है पहले मौलिक अधिकार था। इस संपत्ति के अधिकार को जो है आर्टिकल 19(1) के च में बोला गया था, बट जो है किंतु जो है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में हुआ था, इसके अंतर्गत संपत्ति के अधिकार के संबंध में रखने वाले उपबंध जो 19(1) च में है, तथा अनुच्छेद 31 में जो है संपत्ति के अधिकार की बात कही गई है, मूल अधिकार के अध्याय से हटा दिया गया। संपत्ति का अधिकार अब संविधान का जो भाग 12 एवं जो है भाग 12 के अध्याय 4 के अनुच्छेद 300 में जो है संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। जो संपत्ति का अधिकार है यह एक कानूनी अधिकार है, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। निम्नलिखित में कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो जो स्वतंत्रता का अधिकार यह एक मौलिक अधिकार है, तथा समानता का अधिकार जो है ये भी मौलिक अधिकार। जो संपत्ति का अधिकार है यह एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो जो है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 19(1) च से हटा करके अनुच्छेद 31 को मूल अधिकार के अध्याय से हटा करके संपत्ति का अधिकार अब भारतीय संविधान के भाग 12 के अध्याय 4 के अनुच्छेद 300 में जो है जोड़ा गया है। तो इसका ऑप्शन जो है सी सही है। यही एक संपत्ति का अधिकार नहीं है, जबकि स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार एवं शोषण के विरुद्ध अधिकार यह एक जो है फंडामेंटल या मौलिक अधिकार है। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक अधिकार है परंतु मूल अधिकार नहीं है? तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है जो संवैधानिक अधिकार है, मतलब जो संविधान में दिया गया है वह अधिकार है बट मूल अधिकार नहीं है। तो दोस्तों जो संपत्ति रखने का अधिकार है यह अनुच्छेद 300 में जो है कानूनी अधिकार बना दिया गया, यह मौलिक अधिकार नहीं है, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, संपत्ति रखने का अधिकार।
निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिक का मौलिक अधिकार नहीं है? तो जो समानता का अधिकार है आर्टिकल 14 से 18 तक बताया गया है, यह एक मौलिक अधिकार है। जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, तो यह भी फंडामेंटल राइट है। जो संपत्ति का अधिकार है, इसे 19(1) के च से जो है 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटा करके जो है कानूनी अधिकार बना दिया गया, तो यह जो है कानूनी अधिकार है, तो यही मौलिक अधिकार नहीं है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? तो जो भारत के नागरिक हैं उनके मौलिक अधिकारों में जो संशोधन है वह संसद कर सकती है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। तो संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों में परिवर्धन या संशोधन संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संसद के द्वारा दोनों सदनों द्वारा पृथक पृथक विशेष बहुमत, प्रत्येक सदन में उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में कम से कम 2/3 बहुमत से पारित विधेयक के माध्यम से किया जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बोलता है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम है? तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय है। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने ऐसा बोला कि यदि कोई व्यक्ति जैसा उसे उचित समझे वह जो है वैसा रह सकता है, यह मूल अधिकार बताता है। तो ऐसी बात गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब में बोला गया। तो मुख्य न्यायाधीश के सुब्बा राव की अध्यक्षता में गठित 11 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा 1967 में, जो 1967 है उसमें जो है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के केस में मूल अधिकारों को स्पष्ट करते हुए ऐसी धारणा व्यक्त की गई कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा वह समझे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी को व्यतीत कर सकता है। तो यह जो है गोलकनाथ स्टेट बनाम पंजाब राज्य में ऐसा बात बोला गया था। तो मुख्य न्यायाधीश जो उस समय के सुब्बा राव थे उनकी अध्यक्षता में गठित 11 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा वर्ष 1967 में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य केस में मूल अधिकारों को स्पष्ट करते हुए उपयुक्त धारणा व्यक्त की गई। निम्नलिखित में कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो जो उत्पीड़न के जो खिलाफ अधिकार है, जो उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार है, यह जो है मौलिक अधिकार है। समान काम के लिए समान वेतन जो है यह नीति निर्देशक तत्व में बोला गया है। समान काम के लिए समान वेतन, यह जो नीति निर्देशक तत्व में बोला गया है। तो यह जो है यही जो मौलिक अधिकार नहीं है, तो इसका ऑप्शन बी सही है, यह मौलिक अधिकार नहीं है। जबकि उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार यह जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार में यह मौलिक अधिकार है। जबकि जो है कानून के समक्ष बराबरी आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक बताया गया है, तथा धर्म पालन की स्वतंत्रता आर्टिकल 29 में बोला गया है। तो उत्पीड़न के खिलाफ जो समान काम के लिए समान वेतन है, यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आता है, यह मौलिक अधिकार नहीं है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। तो समान काम के लिए समान वेतन मौलिक अधिकार नहीं है, यह भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक अंग है। अनुच्छेद 39 घ में यह प्रावधान करता है कि पुरुष और स्त्री दोनों समान कार्य के लिए समान वेतन उठाएंगे। तो जो आर्टिकल 39 का जो घ है यह बताता है कि जो पुरुष एवं स्त्री है वह समान काम के लिए समान वेतन लेंगे। तो भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर विवेक युक्त नियंत्रण लगाने का अधिकार किसकी है? तो पूछ रहा है कि जो भारतीय नागरिक हैं उनके फंडामेंटल राइट जो मौलिक अधिकार हैं उस पर जो है विवेक युक्त नियंत्रण कौन लगा सकता है? तो जो है इसमें पूछ रहा है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है, तो सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त नहीं, वह नहीं लगा सकता। प्रधानमंत्री को प्राप्त है, ये भी नहीं है। राष्ट्रपति को प्राप्त है, तो राष्ट्रपति जो है आपातकाल में अनुच्छेद 359 के तहत जो है आर्टिकल 20 एवं 21 को छोड़ करके जो है मूल अधिकार को जो है नियंत्रण लगा सकता है। जबकि यहाँ आपातकाल की बात नहीं की गई है। तो जो संसद है यह संसद को प्राप्त है कि वह संविधान के मौलिक अधिकार को नियंत्रण लगाने का अधिकार रखता है, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, संसद। तो भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार पर विवेक युक्त नियंत्रण लगाने का अधिकार संसद को प्राप्त है। भारतीय संविधान में जनता के मूल अधिकारों की घोषणा की गई। संविधान के भाग 3 में जो अनुच्छेद 12 से 35 तक है व्यक्तियों के मूल अधिकारों की विस्तृत व्याख्या की गई है। तो इसमें कथन जो 1 है एवं कथन 2 है उसको जो है देखना है कि इसमें कौन सा कथन सही है। तो जो है संसद उसमें संशोधन नहीं कर सकती है, जो मूल अधिकार है इसमें जो है संसद संशोधन नहीं कर सकती है।
तो इसमें देखना कि फंडामेंटल राइट से संबंधित कौन सा कथन सत्य है। तो जो संसद है यह मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है, ये गलत है। संसद अनुच्छेद 300 जो संसद है वह अनुच्छेद 368 के तहत जो है संशोधन कर सकती है, तो ये वाला गलत है। वे निरपेक्ष एवं अमर्यादित है, तो जो है ये भी गलत है। वे केवल नागरिकों को प्राप्त है, तो ये भी गलत है। वे संसद तथा राज्य व्यवस्थापिकाओं के सामान्य विधायी शक्ति से ऊपर है, तो यही इसका ऑप्शन डी सही होगा। तो जो मूल अधिकार स्वयं संविधान द्वारा प्रदत्त होते हैं वे संसद तथा राज्य व्यवस्थापिकाओं की सामान्य विधायनी शक्ति से ऊपर है। जटिल संशोधन प्रक्रिया के द्वारा विधायिका इसमें संशोधन कर सकती है। मूल अधिकार संविधान द्वारा सुरक्षित होते हैं तथा उनके उल्लंघन की स्थिति में सीधे जो है उच्चतम न्यायालय द्वारा भी उपचार प्रदान किया जाता है। तो जो है सही उत्तर इंगित करना है। संविधान के अनुच्छेद 12 में दी गई राज्य पद की परिभाषा निम्नलिखित संदर्भ में सुसंगत है। तो दोस्तों इसमें राज्य का नाम होता है जो संप्रभु हो, जिसमें जो है अपना ऑर्डर लेने की शक्ति हो। तो इसमें जो है ऑटोनॉमस बॉडी भी राज्य हो सकता है। तो संविधान के केवल भाग 3, संविधान के केवल भाग 3 एवं 4, संविधान के भाग 4। तो पूछ रहा है कि जो अनुच्छेद 12 है उसमें दी गई राज्य पद की परिभाषा निम्नलिखित के संदर्भ में सुसंगत है। तो पूछ रहा है कि ऐसा बात जो है संविधान के केवल भाग 3 में बोला गया है कि संविधान के भाग 3 एवं 4 में बोला गया है कि संविधान के केवल भाग 4 में बोला कि संपूर्ण संविधान में बोला गया। तो ऐसा बात संपूर्ण संविधान में बोला गया। राज्य शब्द का उल्लेख संपूर्ण संविधान में है। राज्य मतलब ऐसा व्यक्ति, ऐसा स्टेट जो अपना संप्रभुत्व हो उसे राज्य बोलते हैं। तो यह जो है ऐसी बात संपूर्ण संविधान में बोला गया। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। तो संविधान के अनुच्छेद 12 में दी गई राज्य पद की परिभाषा संविधान के भाग 3 एवं 4 के संदर्भ से सुसंगत है, क्योंकि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के लिए संबोधन उक्त परिभाषा के अंतर्गत किया गया। अनुच्छेद 12 में कहा गया है कि इस भाग में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा उपेक्षित न हो, राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार और संसद तथा राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार एवं विधानमंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय एवं अन्य प्राधिकारी हैं। जबकि भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 36 में स्पष्ट किया गया कि इस भाग में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, राज्य का वही अर्थ होगा जो कि भाग 3 में है। तो मूल अधिकारों के प्रयोजन के लिए शब्द राज्य में सम्मिलित नहीं है। तो पूछ रहा है कि मूल अधिकार में जो राज्य शब्द दिया गया है वह किसमें सम्मिलित नहीं है। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय, भारतीय जीवन बीमा निगम। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय ये भी राज्य में आएगा, क्योंकि ये अपना डिसीजन खुद लेता है। यह जो है जो यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जो भारतीय जीवन बीमा निगम जो LIC है, यह भी जो है राज्य में आएगा, क्योंकि यह अपने एम्प्लॉय को सैलरी अपने हिसाब से देती है। तो भारतीय जीवन बीमा भी जो है राज्य में आएगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय भी आएगा। इसमें पूछ रहा है कि कौन राज्य में नहीं आएगा। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड। तो जो उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड है ये भी ऑटोनॉमस बॉडी है, ये भी अपना डिसीजन खुद ले सकता है। तो यह भी राज्य में आएगा। जो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पार्लियामेंट्री स्टडीज, संवैधानिक एवं संसदीय विषयों का अध्ययन संस्थान है, यही राज्य में नहीं आएगा। यह खुद डिसीजन नहीं ले सकता। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, यही राज्य में नहीं सम्मिलित है। तो इसका ऑप्शन डी। तो जो टेक राज बनाम भारत संघ AIR 1988 के बाद में विनिश्चय किया गया कि संवैधानिक एवं संसदीय अध्ययन संस्थान राज्य नहीं है। तो जो संवैधानिक एवं संसदीय अध्ययन संस्थान है वह राज्य नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल अधिकारों से असंगत तथा उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों को किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित किया गया। तो जो मूल अधिकार हैं उससे जो असंगत एवं उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों को जो है अनुच्छेद 30 के अंतर्गत शून्य घोषित किया गया। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, अनुच्छेद 13। तो मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों को अनुच्छेद 13 के अंतर्गत शून्य घोषित किया गया। अनुच्छेद 11 में संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन है। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है तथा अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का प्रदान किया गया है।
तो जो है अनुच्छेद 14 के अंतर्गत प्रत्याभूत समता का अधिकार निम्नलिखित के विरुद्ध है। तो जो आर्टिकल 14 है वह जो है इक्वलिटी बिफोर द लॉ है उसमें बताता है, तो वह कार्यपालिका कृत्य में, प्रक्रियात्मक विधि में या अधिष्ठायी विधि में। तो आर्टिकल 14 जो है कानून के समक्ष जो समानता की बात की करती है, तो वो किसके समानता के प्रति? कार्यपालिका के द्वारा कानून के प्रति समानता, प्रक्रियात्मक विधि के द्वारा कानून के प्रति समानता, अधिष्ठायी विधि के द्वारा कानून के प्रति समानता। तो जो है इसका ऑप्शन डी सही होगा, उपयुक्त में सभी, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। तो अनुच्छेद 14 के अंतर्गत प्रत्याभूत समता का अधिकार कार्यपालिका कृत्य, प्रक्रियात्मक विधि तथा अधिष्ठायी विधि तीनों के विरुद्ध प्राप्त है। तो जो शिक्षण संस्थाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में स्थानों का आरक्षण की बात की गई है, तो वह जो आर्टिकल भारतीय संविधान के आर्टिकल 15(4) में जो है शिक्षण संस्थानों में जो है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण की बात की गई है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के सबसेक्शन 4 में के अधीन शिक्षण संस्थाओं में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में स्थानों का आरक्षण शासित होता है। इसका विस्तार संविधान के अनुच्छेद 15(5) जो 15 का सबसेक्शन 5 है में दिया गया, जिसमें यह प्रावधान है कि अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाओं से भिन्न सरकारी सहायता प्राप्त या निजी संस्थानों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रवेश में विशेष उपबंध किया गया। तो जो आर्टिकल 15(4) है, जो आर्टिकल 15(4) है, इसमें जो है शिक्षण संस्थाओं में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में स्थानों का आरक्षण शासित है, जबकि इनका विस्तार संविधान के अनुच्छेद 15(5) में दिया गया, जिसमें यह प्रावधान दिया गया कि जो अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाओं में भिन्न सरकारी सहायता प्राप्त या निजी संस्थाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रवेश में विशेष उपबंध है, यह आर्टिकल 15(5) में बोला गया है। तो निम्नलिखित युग्मों में पूछ रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें वाक स्वातंत्र एवं अभिव्यक्ति स्वातंत्र जो है प्रेस की स्वतंत्रता में सम्मिलित है, जो कि आर्टिकल 19 में है। तो यह जो है यह सुमेलित है। जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है यह आर्टिकल 21 में बताता है। कोई भी व्यापार या कारोबार करने का अधिकार सम्मिलित है। तो यह जो है इसका जो है जीवन या दैहिक व्यापार जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो कोई भी व्यक्ति व्यापार या कारोबार करने का अधिकार जिसमें सम्मिलित है, तो ये भी सुमेलित है। तथा जो है समता का अधिकार एक नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत है। तो यह जो समता का अधिकार है यह जो फंडामेंटल राइट है, यह जो है इसे प्राकृतिक न्याय बोलते हैं। तो ए बी सी भी सुमेलित है। तथा डी में देखते हैं कि अंतःकरण की स्वतंत्रता, तो अंतःकरण की स्वतंत्रता में प्रत्येक दिवस के प्रत्येक समय मंदिर में पूजा करने के अधिकार सम्मिलित है। तो ऐसा गलत है। अंतःकरण की स्वतंत्रता मतलब कि आप अपने मन ही मन अपने धर्म को स्वीकार कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं कि प्रत्येक दिन जो है आप मंदिर में पूजा करें। तो इसका ऑप्शन डी यही सुमेलित नहीं है। तो जो वेंकट रमन बनाम मैसूर राज्य के वाद में न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि कोई भी व्यक्ति यह दावा नहीं कर सकता कि मंदिर दिन रात पूजा के लिए खुला रहेगा। तो जो निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त पद विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की व्याख्या ऋजु, न्याय संगत एवं उचित प्रक्रिया के रूप में की गई है। तो पूछ रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने जो आर्टिकल 21 है में प्रयुक्त पद विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की व्याख्या ऋजु, न्याय संगत या उचित प्रक्रिया के रूप में की गई है। तो ऐसा जो है किस वाद में बोला गया, तो वह जो है मेनका गांधी बनाम भारत संघ में बोला गया। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, मेनका गांधी बनाम भारत संघ। तो जो मेनका गांधी बनाम भारत संघ AIR 1978 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के को नया आयाम दिया। उच्चतम न्यायालय ने पहली बार अब निर्धारित किया कि प्रक्रिया का अर्थ कोई प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ऐसी प्रक्रिया जो ऋजु, न्यायपूर्ण एवं युक्त, जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल हो। अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त विधि ला शब्द से तात्पर्य विधायिका द्वारा पारित विधि से नहीं, वरन ऐसी विधि से है जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों पर आधारित हो। तो निम्नलिखित में कौन सा एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता का स्तंभ है। तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में ऐसा कौन सा है जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार का स्तंभ है। तो जो आर्टिकल 32 एवं 226 जो आर्टिकल 32 एवं जो है 26 है 226 है। तो आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट की बात कही गई तथा आर्टिकल 226 के तहत क्रमशः सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा जारी 5 रिटों में से एक बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट है, जो अवैध गिरफ्तारी के विरुद्ध किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है यही जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बारे में बताता है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा।
तो अनुच्छेद 32 में जो है सुप्रीम कोर्ट तथा अनुच्छेद 226 में हाई कोर्ट, यह जो है बंदी को जो है सशरीर प्रस्तुत होने के लिए बोलता है। तो क्रमशः सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा जारी 5 रिटों में से एक बंदी प्रत्यक्षीकरण अवैध गिरफ्तारी के विरुद्ध किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रदान करता है। एक भारतीय नागरिक द्वारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता मुख्य रूप से किसी याचिका के माध्यम में सुनिश्चित की जा सकती है, तो वह जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण के मामले में, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 एवं अनुच्छेद 226 के तहत क्रमशः सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को भारतीय संविधान के तीसरे भाग में वर्णित मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए 5 प्रकार की रिटों को जारी करने का अधिकार देता है। इसके तहत ही बंदी प्रत्यक्षीकरण हैवियस कार्पस रिट किसी भारतीय नागरिक को व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुनिश्चित करने हेतु जारी की जाती है। उल्लेखनीय है कि सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में ही राज्य के खिलाफ यह रिट जारी कर सकता है। वही उच्च न्यायालय अवैध रूप से हिरासत में लिए गए सभी नागरिकों के राज्य के खिलाफ जारी कर सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस न्यायालय एवं न्यायालयों में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन को चुनौती दी जा सकती है। तो जो आर्टिकल 32 है, आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट में जो है मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के अनुसार चुनौती दी जा सकती है, जिसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार बोला गया, तथा आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट में जो है हाई कोर्ट में जो है मौलिक अधिकारों के उल्लंघन को चुनौती दी जा सकती है। तो इसमें जो है इसका ऑप्शन सी सही होगा। उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों, उच्चतम न्यायालय में आर्टिकल 32 में बोला गया तथा उच्च न्यायालय में आर्टिकल 226 में बोला गया। तो अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय तथा न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में रिट जारी की जा सकती है। स्पष्ट है कि मूल अधिकारों के हनन होने पर व्यक्ति उच्चतम एवं उच्च दोनों न्यायालय में अपील कर सकता है। तो जो लोक पद के अनुचित ग्रहता का सुधार निम्न में से किस रीट याचिका द्वारा किया जा सकता है, तो वह अधिकार परीक्षा द्वारा किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। शाब्दिक संदर्भ में इसका अर्थ किसी प्राधिकृत वारंट के द्वारा है। अधिकार परीक्षा इसे न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक कार्यालय में दायर अपने पांव की जांच के लिए किया जाता है। अतः यह किसी व्यक्ति द्वारा लोक कार्यालय अवैध अनधिकार ग्रहण को रोकता है। तो भारत के जो संविधान है, पिछड़ा वर्ग शब्द पहली बार कहाँ से आया था, तो जो पिछड़ा वर्ग शब्द है भारतीय संविधान में जो है वह आर्टिकल 16 के सब सेक्शन 4 में बोला गया। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। तो राज्य पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिनका राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, अनुच्छेद 16 के सब सेक्शन 4 में ऐसे लोगों को सामाजिक आर्थिक समानता प्रदान करने के लिए दिया जाता है। तो वह कौन सा मूल अधिकार है जो संविधान के 352 अनुच्छेद के अंतर्गत उद्घोषित आपात में भी स्थगित नहीं किया जा सकता है, तो वह जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। तो जो है संविधान के अनुच्छेद 332 के अंतर्गत उद्घोषित आपातकाल जो अनुच्छेद 20 एवं 21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छोड़कर सभी मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं। अतः प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार अस्थगित नहीं किया जा सकता। तो कुछ मूल अधिकार सशस्त्र सेना के सदस्यों के उपलब्ध नहीं होते हैं, इसके निर्माण का अधिकार है। तो इसका ऑप्शन ये सही होगा, संसद को। कुछ मूल अधिकार सशस्त्र सेना के सदस्यों को उपलब्ध नहीं होते हैं, इसके निर्धारण का अधिकार संसद को है। संसद विधि द्वारा संघ या किसी अन्य व्यक्ति की किसी ऐसे कार्य के संबंध में क्षतिपूर्ति कर सकेगी जो उसने भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी ऐसे क्षेत्र में जहां सेना विधि प्रदत्त थी व्यवस्था के बनाए रखने या पुनः स्थापना के संबंध में किया गया, या ऐसे क्षेत्र में सेना विधि के अधीन पारित दंडादेश, दिए गए दंड आदि समापहरण या किए गए अन्य कार्य में विधिमान्य कर सकेगी। तो जो मैंडमस है, परमादेश है, परमादेश याचिका संबंधित है। तो परमादेश यह लैटिन भाषा का शब्द है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। जो मैंडामस परमादेश एक लैटिन भाषा का शब्द है। परमादेश का शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं। यह नियंत्रण है जिसे न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों को जारी किया जाता है ताकि उनमें उनके कार्यों के संबंध में पूछा जा सके। तो जो है
इसमें जो है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो जो समता का अधिकार है, तो जो समानता का अधिकार है वह जो है आर्टिकल 14 से 18 में है। तथा वाक एवं स्वतंत्रता का अधिकार, तो जो वाक एवं स्वतंत्रता का अधिकार वो आर्टिकल 19 में है, तो बी का 4 होगा तथा ए का 1 होगा। तथा धर्म की स्वतंत्रता, तो जो धर्म की स्वतंत्रता है उसको जो है आर्टिकल 25 में बोला गया, तो सी का 2 होगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार को जो है अनुच्छेद 32 में बोला गया, तो डी का 3 होगा। तो 1 4 2 3, तो 1 4 2 3 इसका ऑप्शन सी सही होगा। समता का अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 14 से 18 के बीच उल्लेख किया गया। वाक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 में दिया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा कौन मौलिक अधिकार को संविधान की आत्मा एवं हृदय बोला गया? तो जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है जिसको जो है आर्टिकल 32 में बोला गया, इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा एवं हृदय बोला है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यह एक मौलिक अधिकार है जो भारत के प्रत्येक नागरिक को संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने का अधिकार देता है। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताते हुए यह कहा था कि इसके बिना संविधान अर्थहीन है, यह संविधान की आत्मा एवं हृदय है। नीचे दिए गए जो वक्तव्य कथन एवं कारण आर, तो मौलिक अधिकार निरपेक्ष नहीं है, तो पूछ रहा है कि जो मौलिक अधिकार है वह जो है निरपेक्ष नहीं है। तो जो मौलिक अधिकार वह निरपेक्ष नहीं है, तो कथन ए सही है, मौलिक अधिकार निरपेक्ष नहीं है। संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार न्यायिक व्याख्याओं के अधीन है, तो कारण आर भी सही है। तो कथन ए एवं कारण आर दोनों सही है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। कथन ए एवं कारण आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। तो जो मौलिक अधिकार के अनुसार भारतीय संविधान के भाग 3 जो अनुच्छेद 12 से 35 तक अधिकारों के अंतर्गत वर्णित है, नागरिकों को दिया जाने वाला ये अधिकार निरपेक्ष एवं असीमित है, क्योंकि संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार न्यायिक व्याख्याओं के अधीन है। तो संविधान सभा के मौलिक अधिकारों हेतु गठित सलाहकार समिति का निम्न में कौन अध्यक्ष बनाया गया? तो जो सलाहकार समिति है, पूछ रहा है कि जो संविधान सभा द्वारा जो सलाहकार समिति है बनाई गई उसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो उसका अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को नियुक्त किया गया, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। तो कुछ समितियां उनके अध्यक्ष, जो संचालन समिति है उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आवास समिति बी पट्टाभी सीतारमैया, राज्यों से संबंधित जो समिति है वह पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला था। तो राज्यों से जो संबंधित समिति मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा बोला गया, तथा जो अल्पसंख्यक समिति है उसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोला था। जो प्रारूप समिति है भीमराव अंबेडकर ने बोला था, तथा संवैधानिक अल्पसंख्यकों की उप समिति HC मुखर्जी ने। तो नेक्स्ट जो है चैप्टर 9 राज्य के निदेशक तत्व में के बारे में बात करना है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो दोस्तों इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।